हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर ध्वनि है, भारती भवन का बुक है। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले, दीर्घ उतरिए। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, दीर्घ उतरिए का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। ठीक ना, इसका देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें सुनाई देने का अनुभूति होती है। यह वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक ना, आप लोग लघुतरीय का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है और कैसे होती है उत्पन्न होती है, तो कंपन होती है। कंपन होती है तब कंपन करते हुए हमारे पास आती है, तब हम उसको क्या कर पाते हैं, उसको सुन पाते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये सभी फिगर जो आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसको दिखाएंगे, लेकिन पहले आगे जो है पढ़ा, मतलब ये देखिए इसका जो है लिखा हुआ ये पहले देख लीजिए, उसके बाद फिगर पे भी आएंगे हम लोग। ठीक ना, उदाहरण के लिए ध्वनि स्रोत अलार्म की घंटी, घड़ी की ध्वनि, वाहन की ध्वनि, ये क्या हो गया, स्रोत हो गया किसका, ध्वनि का। ये सभी से आवाज़ निकलता है ना। अब देखिए ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, ये क्या कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लाते हैं ये फिगर पे, देखिए कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमारे पास जो है पहुंचता है ध्वनि, वो दिखाते हैं हम आपको। ये है देखिए, ये है देखिए कैसे कंपन करती हुई देखिए जा रही है। ठीक ना, ये कैसे कंपन करती हुई जा रही है, देख रहे हैं ना। यानी कि ऐसे ही करके ध्वनि पास चलता है। ठीक ना, जहाँ पे देखिए बहुत सारा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग संपीड़न। ठीक ना, और जहाँ पे कम कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, वहाँ उसको बोलते हैं हम लोग विरलन। ठीक ना, तो वैसे ही देखिए कण जो होता है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, बस ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा जो था ना, अभी देखिए यही फिर देखिए लौट के आ रहा है। देखिए लौट के आया ना, फिर लौट के आया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, बस ऊर्जा का क्या कर रहा है, रूपांतरण कर दे रहा है, एक जगह से दूसरे जगह में वो कर दे रहा है, यानी कि बस उसको दूसरे को दे दे रहा है और फिर वो खुद वहीं पे आ जाते हैं। ठीक ना, और देखिए दूसरा फिगर, एक्चुअल में देखिए जो ये ध्वनि गमन करती है, देखिए ऐसे करती है, ये देखिए कैसे जा रही है, बस ऐसे करके ही ध्वनि हमारे तरफ पहुंचती है, हमारे कानों के पास क्या करती है, पहुंचती है। ठीक ना, तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए ये तो आपको बता दिए ना, दिखा भी दिए आपको। ठीक ना, ये देखिए ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, इसका अब देखिए ये है दूसरा, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से बताएं कि ध्वनि के स्रोत के निकट की वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होती है। ठीक ना, तो जो अभी फिगर दिखाए ना वो भी इसी से है। ठीक ना, इसमें भी वही करना है हमको। ठीक ना, तो देखिए इस फिगर पे आइए, पहले इधर देखिए, ये देखिए कॉपी पे लाए हैं। ठीक ना, वो हम दिखाए थे, वीडियो था वो। ठीक ना, और ये देखिए कॉपी पे लेकर आए। ठीक ना, तो देखिए ये मान के चलिए एक घंटी है, जब इसको बजाया गया तो इसमें का ध्वनि उत्पन्न हुआ ना, इसमें ध्वनि उत्पन्न हुआ। अब ध्वनि उत्पन्न हुआ तो ये क्या है, देखिए वायु के कण है, ये सभी जो यहाँ पर ये सभी जो दिया हुआ है ये सभी क्या है, वायु के कण। और जहाँ पे देखिए बहुत सारा है ना वायु के कण, उसको बोलते हैं संपीड़न, और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा है उसको बोलते हैं हम लोग विरलन। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको देगा। ठीक ना, और फिर ये यहीं पे चलाएगा, जो अपने स्थान पे था, जहाँ पे शुरू में था वहीं पे फिर चलाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको देगा, और फिर ये अपने स्थान पे चलाएगा, फिर इसको देगा, फिर ये अपने स्थान पर, यहाँ पे जो मनुष्य है उसको सुनाई दे देगा। ठीक ना, जैसे आप लोगों को वीडियो में दिखाए ना कैसे हो रहा था, बस वही काम इसमें भी होता है। ठीक ना, तो ये वाला इसका फिगर बना लीजिएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता मतलब होता है कि जितना आप बोलेंगे ना तेज, उसका प्रबलता उतना ही अधिक होगा। ठीक ना, जैसे एक छोटा लाउड स्पीकर लाइए और एक बड़ा लाइए, तो दोनों में से किसका ज़्यादा होगा ध्वनि की प्रबलता, तो जो ज़्यादा आवाज़ करेगा। ठीक ना, यानी बड़ा वाला का। तो इसका देखिए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्रबलता। यानी प्रबलता किसको कहते हैं, पहले ये जानिए। ध्वनि की प्रबलता इसका वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ता है। वस्तुतः ध्वनि की प्रबलता कान में उत्पन्न एक संवेदना है जिसके आधार पर ध्वनि को तेज अथवा धीमी कहते हैं। ठीक ना, यानी कि जो तेज या धीमी सुनाई देती है उसको कहते हैं। ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रबलता कहते हैं। ठीक ना, ध्वनि की प्रबलता मूल रूप से श्रोता के कान पर सुग्राहिता पर निर्भर करती है। ये जो प्रबलता है किसके पर निर्भर करता है, वो जो मनुष्य के जो कान है उसके सुग्राहिता पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक ना, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये देखिए इधर है, यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ये जो है
निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। देखिए पहला है ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि तरंगों के आयाम के वर्ग के सीधे अनुपातिक होती है, ठीक ना। और दूसरा है इसका कानों की संवेदनशीलता, ये तो आप लोग पहले ही थोड़ा देरी पहले देखें, ठीक ना। तो ये इसका था आंसर, ये तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, कॉपी में। और देखिए इसका तीसरा, देखिए सॉरी तीसरा तो हो गया, ये चौथा क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए स्पीड में इसको कर दे रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर जो है बहुत लॉन्ग है। चौथा देखिए इसका हो जाएगा, ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रयोग द्वारा बताएं। अथवा ध्वनि, या तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की तो आवश्यकता होती है, ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अब देखिए इसका देखिए दी है, ठीक ना। इसका देखिए उत्तर में है, इसे हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक देखिए, सॉरी ज़्यादा छोटा हो गया फिर, देखिए ये सभी देखिए यहाँ से लेके पूरा इसका यहाँ तक देखिए, ठीक ना। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ऊपर तो हो गया, यहाँ तक क्या करिएगा आप लोग, इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए फिगर ये पार लीजिएगा, ये फिगर पार लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा अगर पढ़ने लगेंगे और बताने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, ठीक ना, समतल सतह से। तो ये देखिए हो गया यहाँ पे, इसका आंसर देखिए है ये यहाँ से है, ठीक ना। समतल सतह से परावर्तन टेबल पर लकड़ी का एक समतल तख्ता AB सीधा खड़ा किया जाता है, जैसे ऐसे AB, इसका नाम दे दिए क्या A, और इसका नाम दे दिए B, दूसरे पार्ट का नाम दे दिए क्या B, ये हो गया B। व्यास की नलिका ली जाती है, ठीक ना, 5 सेमी की नलिका ली जाती है, ठीक ना। इनमें एक नली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष में तख्ते के बिंदु Q पर कुछ कोण बनाए। इस नली के मुंह पर एक टेबल घड़ी रखी दी जाती है। देखिए इसका फिगर दिखाते हैं आपको, ठीक ना। इसका फिगर देखिए यहाँ पे, देखिए ये है, ठीक ना। ये देखिए AB ये है, ठीक ना, AB ये है, क्या है, ये परावर्तक सतह, लकड़ी का जो समतल तख्ता है ना वो है, ठीक। अब इधर से देखिए क्या है कि मतलब इधर से नाली है, ठीक ना, नाली है ये, ठीक ना, नली। अभी ये ऐसे है, अब यहाँ पर देखिए कान, यहाँ पे कान है, और यहाँ पे जो घड़ी का जो आवाज़ होता है टिक टिक ना, वो क्या कर रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, सीधे ऐसे जा रहा है, इस पर टकराएगा और फिर यानी कि इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, आपतित ध्वनि इधर जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ से टकरा के जो लकड़ी का समतल सतह तख्ता है, यानी कि जो सतह है उस पर टकरा के और फिर ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित इसको ध्वनि कहेंगे, ठीक ना। तो हमको सुनाई देगा, और ये बीच में हो जाता है अभिलंब, यानी कि पर्दा, ठीक ना। चलिए तो इसको देखिए क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग तो समझ ही गए ना। और एक बात और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं ना, अर्थात आपतन कोण, अपरावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। और दूसरा जो है कि दोनों अक्ष परिवर्तित ध्वनि की दिशा QR को दर्शाते हैं, और आपतन बिंदु पर Q लकड़ी के तख्ते पर डाला गया अभिलंब, ये सब तो समझ गए ना, तीनों एक ही समतल में होते। देखिए क्या, ये देखिए स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन देख रहे हैं, तो देखिए ये जो जा रहा है जो, और ये तीनों देखिए एक ही समतल में है कि नहीं, स्क्रीन पे है ही नहीं। और देखिए कहा है ना कि जैसे ये देखिए जो जा रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे I, ये कोण को क्या बोलेंगे I कोण को बोलेंगे R। तो ये जितने कोण पे जा रहा है ना उतने कोण पे ही लौटता है, यानी अगर 15 डिग्री कोण पे गया है ना तो 15 डिग्री पे ही क्या करेगा, ये लौटेगा भी, ठीक ना, 15 डिग्री पे ही क्या करेगा, लौटेगा भी। और देखिए ठीक ना, ये कितना 15 डिग्री पर गया तो क्या होगा, 15 डिग्री पे वापस भी आएगा, ठीक ना, यानी कि इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक ना। तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना, दोनों क्या होता है, बराबर। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोण PQS और कोण RQS, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, देखिए बराबर होगा, ठीक ना। और जो तीनों बताए हैं एक ही समतल पे होगा वो तीनों, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा ज़्यादा समय हो जाएगा इसलिए जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगले नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि बताएं कि किसी धातु के बर्तन या टुकड़े में दोषों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो धातुओं में दोषों का पता लगाना, ठीक ना। तो कैसे देखिए करेंगे, ये देखिए इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए
पराश्रव्य तरंगे धातु के पिंडों से होकर गुजारी जाती है। यदि कोई दरार या छिद्र तरंगों के पथ में नहीं है तो यह तरंगों सीधे निकल जाती है, परंतु यदि कोई दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परिवर्तित हो जाती है। प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए धातु के पिंडों के दूसरी ओर एक संसूचक रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर पे देखिए, जैसे इधर से क्या करा जा रहा है, प्रस्रव्य ध्वनि को क्या करा जा रहा है, भेजा जा रहा है, ठीक है, भेजा जा रहा है, और कोई इसमें दोष नहीं है। अगर कोई दोष नहीं है, मतलब छेद वगैरह ये सब नहीं है तो फिर ठीक है, ये सीधा पार हो जाएगा, ठीक ना, क्या करेगा, ये सीधा पार हो जाएगा। अगर छेद वगैरह यानी कि वो इसमें दोष है तो क्या होगा, वो फिर वापस वैसी ही उधर की ही लौट जाएगा, और लौट जाता है तो समझिए कि वो कहाँ, वहाँ पे दोष है, और इधर ही संसूचक लगाया जाता है जिससे पता चले कि हाँ ये पार से ऊपर आ गया है, यानी कि वहाँ तक ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे समझिए ये नहीं पहुँचा तो ये संसूचक में यहाँ पे कोई दिक्कत है इसके सामने में, ठीक ना, तो ये होता है, ऐसे करके पता लगाया जाता है, ठीक ना। तो इसका भी आंसर क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बताएं कि चमगादड़ हवा में अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार करता है। तो जैसे चमगादड़ जो होता है ना, देखिए इसका मनुष्य तो पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता, परंतु चमगादड़ों की श्रवण सीमा बहुत ऊंची होती है। यह 1 लाख मतलब 100,000, ठीक ना, की तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए वे प्रतिध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं। पता क्या करते हैं, लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो होता है तरंगे आवृत्ति जो होता है हर्ट्ज, देखिए यहाँ पे है ना 100,000 हर्ट्ज, कितना है 100,000 हर्ट्ज। तो जितना ज़्यादा अधिक रहेगा ना, उसका मतलब ये नहीं कि आवाज़ तेज़ होता है। आवृत्ति का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि आवाज़ तेज़ होगा, मतलब वो उतना ही सुरीली हो जाता है, ठीक ना। और ज़्यादा सुरीली होने के कारण हम लोग को सुनाई नहीं देता। जैसे हम लोग का जो होता है 20 हर्ट्ज से होता है लगभग 20,000 हर्ट्ज तक, तो उतना तक हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग सुन नहीं पाते, ठीक। और पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं, इसका यूज महंगे घड़ी और महंगे कपड़े ये सभी सफ़ा करने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही ये भी करते हैं, पराश्रव्य तरंगे जो चमगादड़ होते हैं पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, और वही लौट के अगर आ गया, कहीं से टकरा कर चला है तो समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ऐसे हमको नहीं जाना है, ठीक। या तो यहाँ पर कुछ मतलब खाने वाले चीज़ है, ठीक ना, जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सभी है, ठीक ना। ऐसे करके अपने वो क्या करते हैं, चमगादड़ जो है पता करते हैं अपने शिकार को। देखिए फिगर में देखिए कैसे जा रहा है, देखिए ये देखिए पराश्रव्य तरंगे का, देखिए ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ी, और यहाँ पर देखिए कीड़ा जो है, मक्खी जो जा रहा है, यहाँ पे टकरा के फिर वापस आ गया, उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ये जाके अपने भोजन कर लेगा। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें भी वैसे ही होता है, ठीक ना। सोनार की कार्यविधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। तो इसमें भी देखिए वैसे होता है। देखिए इसमें देखिए फिगर जो है, फिगर देखिए क्या किया जाता है कि देखिए यहाँ पे ये जो सोनार इसमें है ना, अब इसमें क्या किया जाता है कि देखिए छोड़ा जाता है, ठीक ना, पराश्रव्य तरंगे छोड़ा जाता है, और देखिए ये गहराई मापा जा रहा है, यहाँ पे क्या कर मापा जा रहा है, गहराई। तो अब नीचे वाला जो हिस्सा सबसे रहता है वहाँ से टकरा के फिर वहाँ ऊपर चला जाता है, तो उसमें टाइम दिया हुआ रहता है, यानी ठीक ना, यानी कि इतना टाइम में टकरा के आया है, इसका मतलब इतना दूरी है। समझ में आया ना, दूरी कैसे पता करता है, वो पराश्रव्य तरंगे जो छोड़ती है तो वहाँ पे फिर टाइम मतलब उसी समय टाइम चालू कर देता है कि अगर 1 मिनट में आया तो इतना दूरी होगा, 2 मिनट में टकरा कर आया तो इतना दूरी होगा, ऐसे करके पता करता है, ठीक ना। तो देखिए इसका देखिए क्या करिएगा, आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से लेकर है, देखिए यहाँ से सोनार का मतलब देखिए ये होता है साउंड, देखिए यहाँ पे सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव कान के कार्यविधि को समझाकर लिखें, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मानव कान प्रकृति के द्वारा प्राप्त एक अति संवेदी युक्ति है जिसका सहायता से हम सुन सकते हैं, ठीक ना। मानव कान को मतलब 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना, बाहरी, मध्य और आंतरिक, बाहरी, मध्य और आंतरिक, ये हो गया। अब इसका देखिए कार्य विधि है, ठीक ना, इसका कार्य विधि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी देखिए इसका यहाँ तक देखिए कार्य विधि लिखा हुआ, ठीक ना। अब देखिए ये कैसे कैसे होता है, ये फिगर भी पार लीजिएगा, ठीक ना। ये देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक बाहरी होता है, बाहरी कान, और यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य कान, और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है आंतरिक कान, ठीक ना। तो ये सभी देखिए हमारा जो आवाज़ होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, ठीक ना। तो
ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ऐसा लिखें ताकि आपको ईजी लगे और समझ सके अपने से, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया पूरा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।